Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 11, respiration, lecture number 2. हमने अपने जो पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक था ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के हमने कुछ स्टेप्स भी देखे थे और स्टेप्स के बाद में हमको जो लास्ट प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का मिला था वह था हमारे सामने पाइरुविक एसिड। और हमने ये भी चीज़ देखी थी कि आगे पाइरुविक एसिड का भविष्य क्या होता है, यानी कि फैट ऑफ पाइरुविक एसिड क्या होता है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है अगर पाइरुविक एसिड में तो वह क्रेब साइकिल में चला जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है जिससे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी बनती है, या फिर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। और तीसरा होता है कि पाइरुविक एसिड से अमीनो एसिड बनने लगते हैं जिससे एक टाइप का अमीनो एसिड बनता है एलेनिन प्रकार का अमीनो एसिड। तो आगे हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड, कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है तो पाइरुविक एसिड के साथ क्या चीज़ होती है। बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट व्हेन पाइरुविक एसिड फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म एंड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वह किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, जो हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद जब पाइरुविक एसिड बन जाता है तो वह उस सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है। याद रखना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीज़ होती है? उससे आगे की प्रोसेस यानी कि क्रेब साइकिल वगैरह इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, पाइरुविक एसिड का एक कार्बन एटम ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। वापस से एक मिनट, पाइरुविक एसिड में एक कार्बन का एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। याद रखना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? कि जब वह माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुविक एसिड के पहुंचते ही उसमें से एक कार्बन एटम जो है वह ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। और उसके बाद क्या होता है कि पाइरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने लगता है पाइरुविक एसिड का। अभी तो हमने जो ऑक्सीडेशन पढ़ा था वह केवल एक कार्बन एटम का था, बाद में कंप्लीट पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इस एंजाइम की प्रेजेंस में यह को एंजाइम ए से जुड़ता है और बनाता है एसिटिल को एंजाइम ए। याद रखना पड़ेगा, इस रिएक्शन को कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ती है। तो आपको बताना पड़ेगा पाइरुविक एसिड जो है वह को एंजाइम ए से जुड़ता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और बनाता क्या है? एसिटिल को एंजाइम ए, और साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होते हैं। इस प्रोसेस में 2 NAD जो थे वह 2 NADH और H+ आयन में कन्वर्ट होते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, सो इट इज कॉल्ड गेटवे रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेटवे रिएक्शन क्या होती है? तो याद रखना पड़ेगा कि पाइरुविक एसिड को एंजाइम ए से जुड़ता है और एसिटिल को एंजाइम ए बनाता है। ये किसको जोड़ती है? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ने का काम करती है। नाम क्या है इसका? गेटवे रिएक्शन। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है क्रेब साइकिल का, जिसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, और इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना पड़ेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई
टाइप के नाम दिए गए हैं। अगर एग्जाम में सिट्रिक एसिड साइकिल पूछे तो भी आपको ये बताना है, TCA पूछे तो भी आपको यही चीज बतानी है। दिस साइकिल इज completed in mitochondria and it was discovered by British biochemist Sir H.A. Krebs in 1937 and Nobel Award given in 1953। कि ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे H.A. क्रेब्स, जिन्होंने 1937 में क्रेब साइकिल की डिस्कवरी की थी। ये होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसकी डिस्कवरी के कारण इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था 1953 में। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज सिट्रिक एसिड, सो इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। बात करते हैं क्या है कि हमको पायरुविक एसिड मिला था। पायरुविक एसिड किस में मिला था? ग्लाइकोलाइसिस के एंड में। उसमें एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, को एंजाइम आके जुड़ जाता है और NAD/NADPH में जुड़ के पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिल को एंजाइम A बन रहा था, जो हमने गेटवे रिएक्शन पढ़ी थी पिछली। गेटवे रिएक्शन ही है यहाँ पे। तो हमारे सामने क्या बना? एसिटिल को एंजाइम A। और एसिटिल को एंजाइम A जो है उसमें H2O मॉलिक्यूल जुड़ता है और को एंजाइम निकल जाता है। तो निकलने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह कहलाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। यह 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, इसी कारण इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें तो ये जो सिट्रिक एसिड है उसमें से वापस एक H2O का मॉलिक्यूल निकलता है एंड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यह क्या बनाता है? सिस एकोनेटिक एसिड, वो भी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इस सिस एकोनेटिक एसिड में वापस एक H2O का मॉलिक्यूल ऐड होता है और आयरन आयन की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम आता है एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यह बनाता है वापस आइसोसिट्रिक एसिड, और ये भी एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इसमें वापस एक H2O का मॉलिक्यूल निकलता है और NAD, NADP, NADH और H+ आयन में जुड़ जाता है और साथ में आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो है उसमें वापस एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम आता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यह बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आगे आके कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, जो आगे सक्सिनिक एसिड की सक्सिनिक एसिड को बनाता है। इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम काम आते हैं, पहली रिएक्शन में तो आता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और सेकंड में आता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम काम आता है। और इनमें भी क्या होता है कि को एंजाइम ए सक्सिनाइल ऐड होता है, NAD NADPH में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और सेकेंड रिएक्शन में क्या था कि GDP जो है वह GTP में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में यहाँ GDP का मतलब है गुआनिन डाइफॉस्फेट, जो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में बदलती है। अब हमारे सामने मिल चुका था सक्सिनिक एसिड, जो 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर था, वह आगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में बदलता है। और मैलिक एसिड क्या करता है? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यह जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड है ये वापस एसिटिल को एंजाइम ए बना देता है, या फिर कभी कभी यह सिट्रिक एसिड को बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सामने ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। दोस्तों, आपको ये साइकिल याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप को याद रखो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें एंजाइम का नाम आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वह किस में बदलता था और उसमें कौन सा एंजाइम काम आता था। तो नाम याद रखने के लिए आपको मिलता जुलता नाम ही मिलेगा। जैसे सक्सिनाइल को एंजाइम ए है तो वहाँ पे एंजाइम काम आया सक्सिनिक थायोकाइनेज। सक्सिनिक एसिड जो है वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आया।
फ्यूमेरिक एसिड है तो इससे मिलता जुलता नाम फ्यूमरेज एंजाइम काम आया, और मैलिक एसिड जो है उसमें मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आया। तो इस तरीके से आपको कह सकते हैं कि मिलते जुलते नाम ही आपको इसमें दिखाई देते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस में हमको 15 एटीपी जो है उनका फ़ायदा होता है। एटीपी सिस्टर्न क्या होता है कि इस प्रोसेस में कितने एटीपी हमारे मतलब हमको मिले, वो चीज़ कहलाती है सिस्टर्न, एटीपी सिस्टर्न कि 15 एटीपी का हमको फ़ायदा होता है। आगे बात करते हैं हम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो बना था अगेन एक्सेप्ट एसिटिल को एंजाइम ए एंड एंटर इनटू क्रेब साइकिल। जो हमने ऊपर देखा था वही चीज़ कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है वह वापस को एंजाइम ए को एक्सेप्ट कर देता है और वापस एक नए क्रेब साइकिल के अंदर चला जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू ऐसा का ऐसा चलता रहता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें कुल मिला के 38 एटीपी के मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं, जो हमको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और उसके बीच का जो गेटवे रिएक्शन है उनसे हमको फ़ायदा होता है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन हमको बन सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी हमको मिलते हैं। अगर कहीं पे 38 आए या 36 आए, दोनों ऑप्शन राइट होते हैं, है ना। कभी कभी 38 भी मिलते हैं, कभी कभी 36 एटीपी मॉलिक्यूल भी हमको मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड थे कि इन क्रेब साइकिल एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू डू डिफरेंट फंक्शन। क्रेब साइकिल के कारण ही एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमको एनर्जी देने का काम करते हैं और हमारी बॉडी फंक्शन करती है। In this cycle, many intermediate compounds are formed, which are used in other biomolecular synthesis. Example, coenzyme A is initial molecule of chlorophyll. Amino acid are formed by alpha ketogluteric acid. कि इस प्रोसेस में कई टाइप के हमको इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो हमको किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन में काम आते हैं। जैसे कि कोएंजाइम ए शुरू में मिलता है मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल में भी होता है और फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, और एमिनो एसिड इसमें बनते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से। ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन और डीएनए को बनाने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड थे। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एट द एंड ऑफ क्रेब साइकिल glucose oxidize completely but energy released after oxidation of NDH2 and FADH2। की क्रेब साइकिल के एंड में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन एनर्जी कब निकलती है, जब उसमें से NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल in a uniform chain, and carrier and factors of ETS are classified as given below. These are called complexes। कि जो एनर्जी है वह हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती है, और उसमें भी कुछ कैरियर्स होते हैं जो एनर्जी को ले जाने का काम करते हैं। वो क्या है, उसको हमने क्लासीफाई किया है कि सबसे पहला कॉम्प्लेक्स के नाम दिए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, और इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम है FMN यानी कि फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, इसको FES के नाम से भी जानते हैं। वापस एक मिनट, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड कॉम्प्लेक्स आता है वापस वही FES। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसको कहते हैं साइटोक्रोम B या साइटोक्रोम C1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो बनाता है उसको कहते हैं साइटोक्रोम A या साइटोक्रोम A3। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो हमको मिलता है वह मिलता है ATP सिंथेटेज। याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वह हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ होता है, और इसमें क्या है NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होकर हमको एनर्जी सही तरीके से मिलती है। और इस ट्रांसफ़र में जो हमको एनर्जी मिलती है वह कई टाइप के कैरियर्स और फैक्टर उसमें काम करते हैं, जो हमने 5 फैक्टर के नाम आपको बताए हैं। ये 5 फैक्टर कैरियर के तौर पे इसमें काम आते हैं।
अब आप स्टेप्स को ध्यान से देखना कि इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्रेब्स साइकिल में NADH और H+ जो बनता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज इन दिस रिएक्शन आर एक्सेप्टेड बाय कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 FMN। याद रखना कि पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वह कॉम्प्लेक्स 1 जो है वह एक्सेप्ट करता है। कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट करके एनर्जी देता है। इन द वे ऑफ यूवी क्विनोन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू component of complex 3 cytochrome B and cytochrome C. These cytochrome C is mobile protein and related to outer layer of internal organs. अब ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन आए थे उस इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन जो है वह कॉम्प्लेक्स 3 तक लेके जाता है, और कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी आते हैं, जिसमें से जो साइटोक्रोम सी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोक्रोम सी एक टाइप का चलने वाला प्रोटीन है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता, वह मोबाइल प्रोटीन है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, एंड रिलेटेड टू आउटर लेयर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है उसकी आउटर लेयर में यह पाया जाता है साइटोक्रोम सी। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स in which cytochrome A and A3 are found, which is form complex 5। कि हमको जो साइटोक्रोम सी मिला था वह आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है साइटोक्रोम ए और A3 में, जो कॉम्प्लेक्स 4 में कन्वर्ट होता है। ये यहाँ पे गलती से 5 आ गया, इसको आप 4 कर देना, कॉम्प्लेक्स 4 में बदलता है। और formation of number of ATP molecule in this reaction depend on nature of electron donor, कि इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पे इसमें बनने वाले ATP की संख्या निर्धारित होती है, कि कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। वह क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं उस बेसिस पे इसमें ATP के नंबर बढ़ते हैं। और हमने इसमें क्या देखा था कि ये जो रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन की टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी कारण इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ETS को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। हमने इसमें ये चीज़ देखी थी ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, निकलने के बाद कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए 5th में पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद हर एक स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी छोड़ते गए, और जो एनर्जी हमको मिली उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। हमको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह इसी ETS से हमको मिलती है, और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से हमको मिलती है। तो यहीं पे फ्रेंड्स आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो अगला